चलिए, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप लोग पढ़े होंगे कि एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, कोई बता सकता है? यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। या अगर मैं इसको क्लियर करके लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये है कि कोई भी सिस्टम पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो उस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बेटा एक बॉल है ना, किसी न किसी हाइट पर है और ये ग्राउंड है ना। अब आप इस बॉल को क्या कर रहे हो, इस एच हाइट से क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। अभी फिलहाल ये बॉल कहां पर है बेटा, एच हाइट पर है। ठीक है ना। तो अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, बताओगे? अगर ये एच हाइट पर है इसके पास कौन सी एनर्जी है? अभी ये रेस्ट पर है, अभी मैं इसको ड्रॉप करूंगा। अभी फिलहाल इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या ड्यू टू हाइट, इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप कर दूं, छोड़ दूं तो ये बॉल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मोशन में आने लगेगा। तब इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, हाइट पर भी है और ये मूव भी कर रहा है। ये अलग बात है कि हाइट धीरे धीरे कम हो रही है और मोशन हो रही है। यानी इसके पास यहां पर इसके पास भी एनर्जी होगी, यहां पर भी इसके पास एनर्जी होगी, यहां पे भी इसके पास एनर्जी होगी, यहां पर भी इसके पास एनर्जी होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बॉल ड्रॉप आउट हो रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हर इंस्टेंट, हाँ, लेकिन हर इंस्टेंट पर, चाहे आप इस इंस्टेंट पर चेक करो, चाहे आप इस इंस्टेंट पर चेक करो, चाहे आप इस इंस्टेंट पर चेक करो, हर इंस्टेंट पर मैकेनिकल एनर्जी सेम होगा। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सेम होगा। हाँ, ये अलग बात है कि काइनेटिक और पोटेंशियल की इंडिविजुअल वैल्यू बदल जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। हो सकता है कि यहां पर पोटेंशियल मान लो 100 जूल रहा हो और काइनेटिक 0 जूल रहा हो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर कितना हो गया, 100 जूल हो गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हर पॉइंट पर वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कंजर्व रहेगी, वो 100 जूल रही। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज हो सकता है जब ये पूरा यहां पर ड्रॉप आउट हो जाए तो यहां पर ओनली पोटेंशियल काइनेटिक हो, पोटेंशियल नहीं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व इफ द डूइंग वर्क आर कंजर्वेटिव। अगर फोर्स जो है कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं। इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर वर्किंग देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इज कंजर्व। हर इंस्टेंट पर, आप किसी भी इंस्टेंट पर मेजर करो, आप पॉइंट ए पर मेजर करो, पॉइंट बी पर मेजर करो, पॉइंट सी पर मेजर करो, बॉल ड्रॉप हो रही है, किसी भी इंस्टेंट पर आप मेजर करोगे आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। या आप कह सकते हो कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसकी पोटेंशियल डिक्रीज होती जा रही है, और जो भी पोटेंशियल उसकी डिक्रीज होती जा रही है वो किसमें कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है। या नीचे से आप ऊपर फेंकोगे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो काइनेटिक कम होती जाएगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पर आप मैकेनिकल एनर्जी को लो तो वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इफ फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशन है यहाँ पर, तो ग्रेविटेशन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स।
तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन ऑन द, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। बात सारी समझ में ना? ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। क्लियर है बेटा यहां तक सभी आदमी को? यस सर। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक मास है ऑफ 0.5 kg, यानी यहां पर क्या क्या दिया हुआ है हमको, मास दिया हुआ है और मास कितना दिया हुआ है 0.5, मूविंग विद स्पीड, है ना, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद स्प्रिंग। यहां पर एक मास दिया हुआ है, ये इससे आकर, यानी इसकी स्पीड दी हुई है, इसकी मास भी दी हुई है, इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, तो बताओ इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ये बॉल के पास कौन सी एनर्जी होगी, तो बता सकता है? इसके पास मास भी है और इसके पास एनर्जी भी है, तो इस बॉल के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये आके टकराएगा, टकराने के बाद ये स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो करें कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, यानी ये जाके टक्कर हुआ तो मशीन कितना कंप्रेशन होगा, जितना दूर आके ये रुकेगा, यानी बॉल टकराया और टकराने के बाद अंदर गया यहां पर स्टॉप हो गया, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है। तो यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है बताओगे? यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो यानी आपका स्टार्टिंग ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस तो सर। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी उसके पास कितना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी कितना है इनिशियल उसके पास, हाफ mv स्क्वायर। एमवी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इनिशियल तो बॉल मूव कर रहा है ना, अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अभी उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वो सारा काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्रिंग के पोटेंशियल में। तो हाफ mv स्क्वायर अब प्लस 0, क्योंकि देर इज नो पोटेंशियल, इज इक्वल टू, अब स्प्रिंग से टकराया तो फाइनली क्या हो गई, स्प्रिंग दबा। तो मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो या इलोंगेट हो, स्प्रिंग के पास क्या आती है, एनर्जी आती है, वो एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 kx स्क्वायर। अब काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि फाइनली जब वो कंप्रेस होगा तो बॉल रुक जाएगी वहां। बात आगे समझ, आप सीधे लिख सकते हो कि सारा काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पर इसके पोटेंशियल में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, बात खत्म। अब यहां पर आप क्या करोगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ और हाफ कट जाएगा। अब यहां पर देखो मास दिया हुआ है आपको 0.5, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट करो 50 और इंटू क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा ये 0.5 इंटू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप ये पॉइंट हटाओ तो एक 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ तो एक और 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ तो एक और 0 आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा ना, सही है बेटा यहां तक? अब 5 से कट कर दो तो 5 से कितने मरतबे कट हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 मरतबे कट हो जाएगा। अब ऊपर में कितना आ गया बताओ, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, बताइए, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15/100, 15/100 ही होगा ना, यस सर। इस रूट में चला जाएगा ना, एक 15 आ जाएगा और 100 आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 0 है तो 2.0.1 मीटर। समझ में आया कि नहीं है आप लोगों को? यस सर। ओके, आ गई बात समझ में?
सारा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऊपर में कितना बच गया, ये 5, ये तो कट गया ना, ये कट गया और ये 5 कट गया, तो बच गया ऊपर में 15 और 15 और नीचे में बच गया 10,000। तो रूट में करोगे तो 2 15 है तो एक बाहर आ जाएगा और 4 0 है तो 2 0 बाहर आ जाएगा। चलिए अब आ जाइए बेटा पावर। आपको ही पता है कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अरे किसी चीज की पावर या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी आप बोल सकते, किसी भी चीज की पावर ज्यादा है इसका मतलब वो क्या है, जैसे आप और हम हैं, अब मेरे को काम करने के लिए दिया गया, आपको भी काम करने के लिए दिया गया, आपका रेट फास्ट है मेरे कंपैरिजन में, सेम वर्क दोनों को असाइन किया गया, मुझे भी एक वर्क असाइन किया गया, आपको भी एक वर्क असाइन किया गया, दोनों ने क्या किया, सेम काम किया, लेकिन मैंने टाइम ज्यादा लिया, आपने टाइम कम लिया, इसका मतलब कि योर रेट इज फास्ट मीन्स योर पावर इज फास्ट। जैसे आपके घर में मोटर है ना, मोटर है ना जो पानी को लिफ्ट करके आपके जो टंकी में है उस टंकी में पानी को भरता है, तो हेवी पावर रहेगा, हेवी मोटर रहेगा तो ज्यादा पानी देगा, यानी वो उसी काम को जल्दी कर लेगा, पानी को हो सकता है 10 मिनट में भर दे। छोटा मोटर रहेगा उससे कम पावर रहेगा, हो सकता है वो आधा घंटा ले, उससे भी छोटा मोटर रहेगा हो सकता है कि वो 1 घंटा ले, हो सकता है वो इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो लिफ्ट कर सके। तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और मैंने आपको बोला था कि किसी भी चीज का रेट क्या होता है, टाइम से आप डिवाइड करो, है ना। तो पावर सिंपली है, इसमें डेफिनेशन तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, रेट एट विच द बॉडी कैन डू द वर्क। अगर मेरे को एवरेज पावर निकालना हो पूरा, है ना, तो अगर मुझे निकालना हो बेटा एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई टाइम, चेंज इन वर्क डन, जितना काम आपने किया है इस ड्यूरेशन में, या आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन बाई टाइम, डब्ल्यू बाई टी, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। क्लियर है। सिमिलरली एक तो एवरेज पावर हो गया, एक इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब उस इंस्टेंट पर उसकी पावर कितनी, एवरेज तो पावर हो गया पूरे टाइम का, मान लो मैंने 10 सेकंड में लिया, तो हो सकता है 10 सेकंड में किसी टाइम में वर्क उसका कम भी रहा हो, किसी टाइम में ज्यादा, तो मैंने एवरेज लिया, कि टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, यानी एवरेज पावर अगर आपको निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, टेकन लिख देता हूं। सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा बेटा, पी इंस्टेंटेनियस। तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल वर्क, इंस्टेंट आप क्या निकालते हो, बहुत कम टाइम के लिए इंस्टेंट निकालते हो, है ना, स्मॉलर टाइम के लिए आप इंस्टेंट निकालते हो, तो आप क्या करोगे, डी डब्ल्यू बाई क्या करोगे, डी टी, यही हो जाएगा ना इंस्टेंटेनियस वर्क, ठीक है ना। Yes, अब sir. इंस्टेंटेनियस में आप क्या कर सकते हो, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, एफ डॉट डीएस, कल बताया था आपको, वर्क डन की जगह पे आप एफ डॉट डीएस लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डॉट डीएस डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अच्छा डीएस बाई dt क्या होता है, डीएस बाई dt क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है, डीएस बाई dt क्या होता है, v होता है ना, v इज इक्वल टू, पढ़े हो ना डिस्प्लेसमेंट का, डीएस बाई dt दैट इज इक्वल टू v, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, f डॉट v, तो यहां पर अगर कोई मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, इससे भी आ जाएगा और इंस्टेंटेनियस पावर इससे भी आ जाएगा, और इससे मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालना है तो टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो वर्क डन का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू बाई डी। हो गया, बात समझ में आ गई बेटा। और फोर्स या डिस्प्लेसमेंट का क्या कर सकते हो आप, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी पावर आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा इसी में क्या आता है, इफिशियंसी, कोई बता सकता है इफिशियंसी क्या होता है, जैसे आपकी इफिशियंसी कितनी है, अगर हमको कोई बोले कि मेरी इफिशियंसी कितनी है या आपकी इफिशियंसी कितनी है, तो इफिशियंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे आपकी इफिशियंसी 100% है, तो मैं जितना इनपुट दे रहा हूं उतना आप आउटपुट ले रहे हो, तो दैट इज द 100% इफिशियंसी। अगर मैं आपको 100 वाट दे रहा हूं लेकिन आप 90 वाट यूटिलाइज कर रहे हो, या आप 90 वाट यानी 10 वाट लॉस हो गया, तो इफिशियंसी आपकी क्या हो गई, 90%। तो इफिशियंसी हमेशा निकालने के लिए आप क्या करोगे, आउटपुट पावर
बाई क्या करना पड़ेगा बेटा, इनपुट। Input power. यानी आप इसको लिख सकते हो पी आउट बाई पी इन। अब परसेंटेज में अगर निकालना होगा तो 100 से गुना कर देंगे। जैसे इफिशियंसी को हम ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, तो अगर मेरे को परसेंटेज इफिशियंसी निकालना हो तो आप क्या करोगे, पी आउट बाई क्या करोगे आप, पी इन इनटू क्या करोगे 100%। अच्छा, पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। और वाट को आप क्या बोलते हो, वर्क डन बाई टाइम, जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक और यूनिट होती है किलोवाट। तो किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। एक और यूनिट होती है मेगावाट। मेगावाट का मतलब क्या होता है, 10 पे पावर 1000 वाट, यानी 60। अच्छा, एक और यूनिट होती है किलोवाट आवर। ये किसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर, टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, वाट अगर आपसे कोई पूछेगा पावर की यूनिट होगी, लेकिन अगर आपको कोई कहेगा किलो वाट आवर, तो किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, वाट है बट ये एनर्जी, क्योंकि आप उसमें आवर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए ना। जैसे आप कह सकते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, या एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पावर इनटू टाइम। आप इससे एनर्जी निकाल सकते हो, पावर इनटू टाइम से आप यू कैन फाइंड आउट द एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी निकालना है पावर इनटू टाइम, तो आप क्या करोगे, तो यहां पर आवर से देखो पावर की यूनिट हो जाएगी, तो किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द नॉट द यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, किसी को मालूम है जूल में, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। एनर्जी की यूनिट है, तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, No. हम्म, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो सर। एक डाउट था। चलिए ओके। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा एनर्जी। अच्छा, यहां पर देख लो, यहां समझ में आएगा पावर का, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी एफ डॉट वी, समझ में आ गया ना। फोर्स और वोल्टेज का डिस्प्लेसमेंट भी आप कर सकते हो। अगर आपको एवरेज पावर निकालना होगा तो टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, या एफ डॉट क्या कर सकते हो आप, वी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर कह रहा है द एनर्जी डेट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई अ 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू, मैं अभी क्या बोला हूं बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। ये होगा ना, पावर इनटू टाइम। तो यहां पर एनर्जी इज इक्वल टू हमको निकालना होगा, तो पावर कितना दिया है देख लीजिए, पावर दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है। कभी भी हमको एनर्जी निकालना होगा, देखिए वर्क डन बाई टाइम होता है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो कभी भी अगर मेरे को एनर्जी निकालना होगा तो डेट इज पी इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर मेरे को एनर्जी निकालना है, तो यहां पर मुझे पावर दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा, पावर 1000 किलोवाट, किलोवाट किलोवाट इंटू कितना है टाइम, टाइम कितना हो जाएगा 1 आवर। तो ये कितना हो गया बेटा बताओ, 100 किलोवाट आवर। और अभी मैं बोला हूं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, ये जूल में दिया हुआ है, देखो सारा ऑप्शन दिया हुआ है, 0.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। तो यहाँ पर 100 है, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 3.6 इंटू कितना हो जाएगा 10 पे पावर 6 जूल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 3.6 इंटू 10 पे पावर 8 जूल। अब ऐसा कोई है नहीं, तो यहां पर अगर आप पॉइंट हटाओगे यानी 36 करोगे तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, एक पॉइंट आगे शिफ्ट करोगे, एक 10 यूज हो जाएगा तो 10 पे पावर 7 जूल। यानी आंसर नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 2 नंबर। यहां पर आंसर हमारा क्या आया था, बी नंबर। ये हमारा पावर आ गया।
कभी भी एनर्जी निकालना हो तो पावर आ जाए। नेक्स्ट दिया हुआ देख लीजिए, समझ में आ गई है ना? Yes, एनर्जी sir. इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या पावर इज इक्वल टू भी एनर्जी बाई टाइम आप कर सकते हो, या पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ। अब यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट, हाइट दिया हुआ है 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 केजी पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में, यानी डीएम बाई डी आपको दिया हुआ है, यानी 1 सेकेंड में, यानी मास का रेट दिया हुआ है हमको, 1 सेकेंड में कितना मास वो फॉल करा रहा है? 15 केजी, यही है ना? यानी 1 सेकेंड में वो कितना मास फॉल करा रहा है? 15 केजी। कितने हाइट से? 60 मीटर से। तो कह रहा है द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज 10%, यानी 10% आपका क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, टरबाइन कितना पावर जनरेट कर रहा है? तो कितना पावर जनरेट करेगा? तो P इज इक्वल टू, आप क्या लगाओगे? वर्क डन बाई टाइम। तो ऊपर से कोई चीज गिर रही है तो कितना वर्क डन होगा? mgh, mgh होगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन। या हाइट से कोई चीज गिर रही है तो कितना टोटल एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो जाएगी, कितना में? काइनेटिक में मान लो, तो mgh ही होगा पूरा का पूरा। तो हाइट से कोई चीज आ रही है तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर? mgh। अब बाई कितना हो जाएगा? t। तो अब m कितना दिया? 15, कितने? 1 सेकेंड में। टाइम भी 1 सेकेंड हो गया, 15 पर सेकेंड, 1 सेकेंड मैंने ले लिया। इंटू जी कितना हो जाएगा? 10, इंटू हाइट कितना हो जाएगा बेटा? 60। तो पावर इज इक्वल टू एग्जैक्टली कितना है बताओ? 9000 वाट। अब ये 9000 वाट वो जनरेट कर रहा है, बट उसमें से 10% लॉस हो जा रहा है। जैसे आपके पास 9000 रुपीज है, लेकिन उसमें से 10,000 रुपीज आपका, सॉरी 10% लॉस हो जा रहा है। तो एग्जैक्ट पावर यानी आउटपुट पावर कितना हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा 9000 माइनस क्या करोगे? 10%। 9000 का 10%, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? 9000 तो आपके पास है, उसमें से 9000 का 10% क्या करो? माइनस कर दोगे। तो कितना हो जाएगा आउटपुट पावर? 9000 माइनस 9000 इंटू 10/100। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट। तो आउटपुट पावर कितना हो जाएगा? 9000 माइनस 900, कितना आ गया बेटा? 81। इसको किलोवाट में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ऑप्शन आपको किलोवाट में दिया हुआ है। वाट है ना, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो 1000 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8.1 किलोवाट, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। वो सारा का सारा मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? mgh। mgh था, हाइट है, mgh इज कन्वर्टिंग, है ना? तो वर्क डन बाई टाइम, मैंने पावर निकाल दिया, तो mgh ये पावर उसका डिलीवर हो रहा है, लेकिन उसमें कह रहा है कि 10%, 9000 वाट वो जनरेट कर रहा है, लेकिन 9000 में से 10% पावर जो है लॉस हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट। कह कूली टेक्स 1 मिनट टू रेज अ सूटकेस through a height of 2 meters, but the second coolie takes 30 seconds to raise the same suitcase to same height. अच्छा, एक बात मैं यहां पे बता रहा हूं कि अगर वर्क डन सेम है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इफ वर्क डन इज सेम, मान लो 2 आदमी है, दोनों की पावर, सॉरी दोनों वर्क डन सेम है, दोनों ने अलग अलग टाइम लिया। मानो ए ने जितना टाइम लिया, बी ने उससे क्या कर लिया? अलग टाइम ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बताएंगे जरा? पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम। अगर वर्क डन जो है सेम है, कांस्टेंट है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। सही बात है ना? यानी जिसने कम टाइम लिया होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसने कम टाइम लिया होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। इसको मैं अगर अच्छे से लिख दूं तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टी, ठीक है ना? अब यहां पर मैं लिख दूं कि इफ वर्क डन by the two bodies is same, then पावर हमारा किस पे डिपेंड कर जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 by P2 इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो?
T2/T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो T2/T1 में लिख सकता हूं। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूली है, वो 1 मिनट ले रहा है एक सूटकेस को 2 मीटर हाइट तक रेज करने के लिए, यानी कितना वर्क कर रहा होगा mgh। दूसरा कूली भी सेम सूटकेस को सेम हाइट, मतलब वर्क दोनों के लिए सेम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि हाइट अलग अलग होती तो वर्क डन भी अलग अलग होता। वर्क भी दोनों के लिए सेम है क्योंकि सेम सूटकेस, मास भी सेम, हाइट भी सेम, तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh हो गया। तो वर्क यहां पर क्या है, बोथ कूली के लिए वर्क क्या है बेटा, सेम है। तो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर पावर। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर वर्क सेम होगा तो मैं इस रेशियो में पावर को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। अगर मेरा वर्क सेम है तो मैं ऐसे करके पावर को निकाल सकता हूं, इफ माई वर्क इज सेम। तो यहां पर वर्क सेम है, तो वर्क सेम है तो दोनों का पावर, तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का पावर होगा तो क्या हो जाएगा, P1/P2। तो मैं क्या कर दूंगा, P1/P2 इज इक्वल टू क्या करना होगा, इनवर्सली है तो T2/T। अब पहला वाला कूली कितना ले रहा है, 1 मिनट, दूसरा वाला कूली कितना ले रहा है, 30 सेकेंड। तो दोनों का रेशियो हम निकाल देंगे। तो T2 कितना है, T2 कितना है, 30 सेकंड। T2 कितना है, 30 सेकेंड। अब पहला वाला कितना ले रहा है, 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 60 1/2। हो गया ना। तो इसको कट कर दो 1/2, तो P1/P2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्क डन अगर सेम है, वर्क डन सेम नहीं होता तो फिर मैं वर्क डन बाई टाइम लगा देता हूं दोनों के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये अभी रिसेंट क्वेश्चन है 2022 का, ये आप बना सकते हो आप में से कोई। कह एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड, एक लिफ्ट है जिसके पास मैक्सिमम लोड का मतलब मैक्सिमम मास उसकी कितनी है, 2000 kg। लिफ्ट प्लस पैसेंजर दोनों का वेट जो है, मास जो है, वेट नहीं, मास जो है वो 2000 kg है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग, यानी एक फोर्स जो है वो अपोज कर रहा है उस लिफ्ट को, कितना से, 3000 न्यूटन। आप किसी चीज को उठा रहे हो और साथ में अपोज भी कोई चीज कर रहा है। मान लो कोई भी चीज है, सिंपली मानो कि कोई चीज है, ये कोई बॉडी है, इसको आप क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, यानी उठा रहे हो। अब इस चीज को अगर आप लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, है ना, तो उठा रहे हो तो मान लो कि एक तो उठाने में इसका जो वेट लगेगा वो लगेगा ही, क्योंकि वेट ग्रेविटी की वजह से नीचे लग रही है, साथ में कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो आपको नेट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, कोई बता सकता है? आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, वेट प्लस फ्रिक्शन, इस दोनों के बराबर लगाना पड़ेगा। यानी एफ एक्सटर्नल यहां पर वेट प्लस फ्रिक्शन दोनों के बराबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज आपको अपोज कर रही है। वेट तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे ये फ्रिक्शन नहीं होता तो आप सिर्फ वेट कितना लगा देते, बॉडी लिफ्ट हो जाती। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वेट लगा दे, जैसे कोई चीज मेरे को उठाना है, ये चीज उठानी है, लिफ्ट करनी है, तो जितना इसका वेट है अगर मिनिमम में उतना फोर्स लगा दो तो ये लिफ्ट हो जाएगी। लेकिन एक फ्रिक्शन भी लग रहा है, मारो एयर का भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो भैया वेट प्लस एयर के फ्रिक्शन दोनों का लगाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज क्या होगी, लिफ्ट होगी। तो मेरे को एक चीज बात बताओ कि लिफ्ट को वो कितना लिफ्ट फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल कितना लगाएगा, वो लगाएगा वेट प्लस वेट प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी तो उसको अपोज कर रहा है। अब वेट कितना होता है, mg, आपको भी पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, उस लिफ्ट का अपना वेट, पैसेंजर प्लस लिफ्ट दोनों का अपना वेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट mg कितना होगा 2000, g क्या होगा 10, अब प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 3000, उसको g से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऑलरेडी फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा टोटल बताइए, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस कितना हो जाएगा 3,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23,000 न्यूटन। फोर्स आ गया मेरे को, टोटल फोर्स आ गया, और साथ में मेरे को क्या दिया है, वेलोसिटी। तो पावर कैसे निकलेगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। हाँ सही बोल रहे हो अंशुल।
तो फोर्स कितना हो जाएगा 23,000 इंटू क्या करोगे 1.5, ये कितना हो जाएगा 23,000 को जरा 1.5 से गुना करिए तो Option 4, 34,500. 34,500 वाट, यानी ऑप्शन नंबर 4 है। यही कोई स्टूडेंट सिर्फ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ 20,000 ले लेगा और 3,000 ले लेगा, तो सिर्फ जी से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा 23,000 हो जाएगा। बट आपको फोर्स निकालना, फोर्स इज 23,000, लेकिन आपको पावर निकाल लेंगे। और चूंकि पावर, अब देखो यहां पर आप कैसे समझोगे कि हमको वेलोसिटी दिया है तो एफ इंटू वी कर देंगे तो हमारा जो पावर है वो निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट अब आता है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? No, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब यहां पर जो है, यहां पर आ जाइए कोलिजन। कोलिजन का मतलब टक्कर, यानी कम समय में, कम टाइम में ज्यादा फोर्स जो है डेवलप कर देना। क्लास, वो बच्चे बोल रहे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है क्या? ये कौन मैसेज किया है? मीनाक्षी मैसेज की थी क्या? क्लास ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं सर, वो केमिस्ट्री वाले में बोल रहे हैं शायद सब। नहीं, अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अभी के क्लास में ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इज नॉट फाउंड मुझे भी लिख रहा है। मैंने जो लिंक भेजा था उसी पे आप किए हो ना? यस सर। यूआरएल इज नॉट इनकरेक्ट, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो रुको एक मिनट, मैं डायरेक्टली लिंक दे देता हूँ। चलिए, तो दो टाइप का कोलिजन होता है। एक है बेटा इलास्टिक कोलिजन, एक है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। यानी वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, और वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है उसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। बात समझ में आ रही है? दोनों में फर्क देखिए, मोमेंटम कंजर्व, कोई भी टाइप का कोलिजन होगा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम इज कंजर्व। किसी भी टाइप का कोलिजन अगर रहेगा, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम विल कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इन इलास्टिक। तो मोमेंटम विल कंजर्व। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी विल कंजर्व। दोनों टाइप का कोलिजन, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, है ना, फर्क बस यही है काइनेटिक एनर्जी का। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस। ठीक है, क्लियर है ना? तो इलास्टिक कोलिजन का अगर मैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का पढ़ूं, अगर मैं इसका बात करूंगा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है ना, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल
के लीनियर, देखिए मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगा, इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व का मतलब बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन भी उतना ही मोमेंटम होगा, मोमेंटम इज कंजर्व। उसके बाद क्या होगा, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी का मतलब सभी, चाहे वो काइनेटिक हो, हर टाइप का एनर्जी हो वो कंजर्व हो। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन अगर है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो पहला क्या हो जाएगा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, टोटल मोमेंटम, है ना, यानी मोमेंटम जो होगा, या आप कह सकते हो टोटल नहीं, सिर्फ मैं लिख देता हूं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, यानी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। सेकेंड में मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल एनर्जी इज, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। और तीसरा क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कोलिजन का, इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसमें भी कंजर्व्ड होगा, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो। सेकंड में क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। बी सी में क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, बट एक फर्क क्या पड़ेगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, यानी सी नंबर में हो जाएगा काइनेटिक, या टोटल कह लीजिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। यही डिफरेंस है इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। हाँ साइस्ता बोलिए बेटा, कोई डाउट है? सर इलास्टिक कोलिजन वाली स्लाइड दिखा दीजिए। इलास्टिक कोलिजन वाली स्लाइड ये है। इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क है, इलास्टिक कोलिजन और इन देखिए दो चीजें तो दोनों में कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी, ये दोनों में कंजर्व, लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व होगा। इलास्टिक और इन इलास्टिक में द मेजर डिफरेंस इज, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, ये से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन बोथ, द डिफरेंस इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहां तक समझ में आ गई? यस सर। अब यहां पर आता है ओके, क्या साक्षी क्या बोल रहे बेटा, ज्वाइन होने में आज प्रॉब्लम हुआ है क्लास? यस सर। हाँ मैं बाद में सर आप ना आज 40 मिनट की क्लास रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, फिर मैं बाकी का देख लूंगी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, और कल मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वो ये वाला लिंक तो दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक ये याद रखो, कभी भी क्लास जो है ना इसी लिंक पे ज्वाइन होगा। ओके सर, थैंक यू। अगर बाय द वे क्लास में आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं ग्रुप में जो कोड भेजा हूं ना, आप उस कोड से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, वो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। बाय द वे कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मैंने बाद में आपका मैसेज देखा आप लोगों का ग्रुप में, तब मुझे पता चला बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट, मैं पहले ही कहा कि पता नहीं आज कम बच्चे क्यों हैं, मैं पूछा भी कि कोई एग्जाम वगैरह है क्या। तो जब भी क्लास में आपको प्रॉब्लम हो तो स्टार्टिंग में आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर दोगे मेरे को भी नजर आ जाएगा। तो इफ यू हैव एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम इनिशियली टू कनेक्ट विद द क्लास, देन कॉल मी ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर, वो ऑन रहता है स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, कॉल करोगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि कोई ना कोई बच्चा क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसी टाइम में लिंक शेयर कर देता। वैसे ये लिंक को याद रखिए, आप जो कोड मैंने भेजा है वो कोड याद रखिए, अगर आपको अवंती के लिंक से कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली आप गूगल कोड से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, कभी भी, हर क्लास, मेरी क्लास हमेशा उसी कोड से ज्वाइन होगी। चलिए अब यहां पर बेटा आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि मान लीजिए दो बॉल है मेरे पास, एक बॉल है बेटा ए और एक बॉल है बेटा बी। इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये इनिशियली u1 स्पीड से है, ये इनिशियली u2 स्पीड से है। ये वाला मामला जो है बेटा बिफोर कोलिजन है। सिमिलरली दोनों बॉल क्या होंगे, टक्कर होंगे आपस में, और टक्कर होने के बाद दोनों की स्पीड चेंज हो जाएगी। तो ये बॉल m1 था, ये बॉल m2 है, तो ये जाएगा v1 स्पीड से, ये जाएगा v2 स्पीड से, और ये क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। पहली बात तो एक चीज आप ध्यान रखोगे बेटा, कोलिजन होने के लिए u1 बड़ा होना चाहिए, यानी u1 ग्रेटर u2 होगा। ये सही बात है कि नहीं? यस सर। अगर पीछे वाली गाड़ी जो है वो स्लो है तो टक्कर ही नहीं मार पाएगी। या हाँ, ये रुका हुआ रह सकता है, बी वाला रुका हुआ रह सकता है, या बी वाला स्लो हो सकता है। पीछे वाले को तो ज्यादा होना ही पड़ेगा, पहला वाला रुका हुआ भी नहीं रह सकता। जैसे ये रुका हुआ रह सकता है क्या, ये वाला? मान लो ये u1 से जा रहा है, सॉरी ये u2 से जा रहा है, और u1 0 हो सकता है क्या? नो सर। टक्कर कोलिजन ही नहीं होगा। हाँ, सेकेंड बॉल रुका हुआ रह सकता है। जैसे मान लो सेकेंड बॉल रुका हुआ है, पहला बॉल जा रहा है, तो ये तभी भी जाके टकरा जाएगा। तो सेकेंड बॉल कैन बी इन रेस्ट, बट फर्स्ट बॉल कैन नॉट बी इन रेस्ट। वो कभी आपको क्वेश्चन में रहेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। कोलिजन होने के लिए पहली वाली, हाँ, टक्कर के बाद इन दोनों का स्पीड कम ज्यादा हो सकता है v2 ज्यादा हो, v1 कम हो सकता है v1 ज्यादा हो, v2 कम हो, टक्कर के बाद हो सकता है। लेकिन टक्कर से पहले तो कंफर्म है कि u1 ज्यादा रहा होगा, अदरवाइज टक्कर ही नहीं होगा। मैं किसी दोस्त को अप्रोच कर रहा हूं तो मेरे को अपनी गाड़ी तेज करनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं उसको ठोक सकता हूँ, अदरवाइज मैं टक्कर ही नहीं हो पाएगा। चलाए हो आप लोग स्पीड में गाड़ी? आता ही नहीं सर। नहीं चलाने आता? नहीं। किसी को आता है? नो। किसी को नहीं आता? ये बड़ा, दिल्ली के स्टूडेंट को स्कूटी चलाने नहीं आता है तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोई बात नहीं, यू कैन लर्न ना। मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे देन यू कैन लर्न, है ना। व्हेन यू गो टू मेडिकल कॉलेज एनी ऑफ इन इंडिया, आई होप यू विल गो, कभी ना कभी आप जाइए, कभी ना कभी का इस साल भी जा सकते हैं। यू कैन ट्राई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मेडिकल कॉलेज में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, देन आपकी ड्यूटी लगेगी वार्ड में, तब आप स्कूटी चलाना सीख जाओगे अपने आप कि भाई चलो स्कूटी से जाएंगे, या अदर कोई कॉलेज में आप जाओगे कुछ भी में, तो आई होप सो। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, यानी अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो गया, ई। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। याद रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब बाद वाला, टक्कर के बाद जो सेपरेट हुआ, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? यानी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। यहां पर मैं बोल रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हो, जैसे मान लो दो बॉडी जा रही है, v1 से जा रही है, ये v2 से जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, या v1 माइनस v2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। ऐसे निकालते हो, रिलेटिव में तो माइनस ही होता है ना। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन क्या है, v1 और v2, सेपरेशन का मतलब कोलिजन के बाद जो बात हो रही है, तो v1 और v2 से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच क्या होगा, बिफोर कोलिजन, सेपरेशन क्या है, आफ्टर कोलिजन। यहां देखो, सेपरेशन जो है ना, ये क्या है, ये आपका है अप्रोच, और ये आपका क्या है, सेपरेशन। ये क्योंकि टक्कर होने के बाद, यहां तो ड्यूरिंग टक्कर है, टक्कर हो रहा है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यानी ये जो चीजें हैं, तो यहां, अच्छा यहां पर भी, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, लेकिन
यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी जब मैं लिखूंगा तो u1 माइनस u2 लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं u1 माइनस u2 क्यों लिख रहा हूँ? सर क्योंकि यहाँ पे U1 कोई ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई नहीं है। u1 माइनस u2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि u1 पॉजिटिव मेरे को रखना वैल्यू, इसलिए आपका u1 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, तो u1 माइनस u2। ये आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। अब अगर मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन मैं बोल रहा हूं इलास्टिक और इन इलास्टिक, तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये एग्जाम में भी आता है, याद रखिएगा, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो इस कंडीशन में ई की वैल्यू क्या होगी, 1। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक और इन इलास्टिक पढ़े हैं, तो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मान लीजिए तब मेरा ई की वैल्यू हो जाएगी 0। कोई और कोलिजन, एनी अदर कोलिजन, ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो मैं लिख सकता हूं फॉर एनी अदर कोलिजन। तो फॉर एनी अदर कोलिजन ई की वैल्यू 0 से ज्यादा 1 से कम। बोलिए मनीषा, बोलिए बेटा, डाउट है कोई आपको? नहीं, तो यहां पर हाँ डाउट है कोई बेटा, बोलिए। नो सर, गलती से हो गई थी। अच्छा, तो यहां पर है द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई, क्या आंसर होगा यहां पर? 1। यही क्वेश्चन, इन इलास्टिक कोलिजन रहता तो क्या होता है, 0। अब यहां पर है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। दो टाइप का कोलिजन होता है, एक होता है वन डायमेंशन, वन डायमेंशन का होता है एक ही एक्सिस में काम हो रहा है, एक होता है टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन का तो आपको सिलेबस में नहीं है, टू डायमेंशन जिसको हम ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं। जैसे ये वाला मैंने जो बोला था टक्कर, ये वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है? एक्स में ही हो रहा है ना, वन डायमेंशन। ये वन डायमेंशन हो गया है ना। तो यही मैं पढ़ूंगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और एक बात आप याद रखना, मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में क्या है, इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है, यानी इलास्टिक कोलिजन में मेरा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो बगैर फॉर्मूले का आप क्वेश्चन बना सकते हो कि सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व एंड मोमेंटम कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कैसे लगाओगे, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन लगा दो, काम खत्म, है कि नहीं। जैसे यहां पर मैं कहूं टक्कर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मान लो आपका बॉल ए है, इसका मास कितना है, m1 है, और ये u1 के स्पीड से जा रहा है। फिर आपका क्या है, बॉल बी है, इसका मास m2 है और ये u2 के स्पीड से जा रहा है। ये टक्कर हो गया, बिफोर कोलिजन हो रहा है। फिर ये टक्कर हुआ ए और बी, टक्कर होने के बाद बॉल ए जो है मास 1 है, ये v1 से जा रहा है। फिर बॉल बी है, इसका मास 2 है, ये v2 के स्पीड से जा रहा है। ये वाला मेरा बिफोर कोलिजन है बेटा, और ये जो है क्या है, आफ्टर कोलिजन। अब यहां पर मेरे को लगाना होगा कंजर्वेशन रूल, कुछ भी लगाना हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है तब क्या लगाओगे, m1 u1 प्लस में क्या लगाओगे, m2 u2 इज इक्वल टू क्या लगाओगे, m1 v1 प्लस में क्या लगाओगे, m2 v2। हो सकता है इसी से क्वेश्चन बन जाए। तो एक इक्वेशन तो आपका ये बन गया, एक और इक्वेशन आपका बन सकता है, एक इक्वेशन तो आपका ये बना। एक और क्या कंजर्व होता है इलास्टिक में, एक तो हो गया मोमेंटम कंजर्व, तो मैंने बिफोर इज इक्वल टू फाइनल कर दिया। एक काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में क्या लिखोगे, हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में क्या करोगे, हाफ m2 v2 स्क्वायर। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा भाई? एनर्जी नहीं लगाएंगे अंशु, क्योंकि एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है, हो सकता है साउंड एनर्जी है, हो सकता है, तो सबके लिए लगाना पड़ेगा। एनर्जी भी कंजर्व है, लेकिन उस सभी एनर्जी का आपको सम लेना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं है।
कि कितना कितना एनर्जी में वो गया है, समझ रहे हो ना। इसलिए टोटल एनर्जी वाला हम नहीं लगाते। हाँ, टोटल एनर्जी कोलिजन में कंजर्व होती है, मैं ये नहीं करूंगी कंजर्व नहीं होती। किसी भी टाइप का कोलिजन अगर हो रहा है तो वो टोटल एनर्जी इज द कंजर्व, लेकिन वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप मोमेंटम लगाओ और काइनेटिक एनर्जी लगा दो। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस सिचुएशन में बात करूं कि वन डायमेंशन चल रहा है और आपको V1 और V2 निकालना है, मान लो वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, तो उसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। कैसे? वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन में हमको क्या लगाना है? V1। तो V1 इज इक्वल टू मेरे को लेना है M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस में 2M2 U2 बाई हो जाएगा M1 प्लस M2। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं? V1 के लिए। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉल 1। सिमिलरली हम V2 के लिए जब लगाएंगे, तब V2 के लिए हम लगाएंगे यहां पर M1 सॉरी V2 जब लेंगे तो M2 ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बेटा M2 माइनस M1, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा U2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस में क्या हो जाएगा 2M1 U1। U1 upon M1 plus M2। इस फॉर्मूला से हम वेलोसिटी, हाँ लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वन वे में हो रहा है, तो वन डायमेंशन। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब इसमें जैसे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन, तो देखिए अब U1 इधर जा रहा है लेकिन U2 किधर जा रहा है। तो उस सिचुएशन में जब U2 का वैल्यू आप पुट करोगे यहां पर, तो क्या पुट करोगे आप? नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ। यही चीज हमको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर तो ठीक है, यहां पर बॉडी इधर जा रहा है इधर जा रहा है, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे U2 ऐसे है, तो यहां पर फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको U2 यहां पर क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव रखना पड़ेगा। पता चला वहां पे U2 का सिर्फ वैल्यू रख दिए, जैसे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कि एक बॉल है, ये 5 मीटर पर सेकंड से, एक दूसरा बॉल है ये 3 मीटर पर सेकंड से, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो यहां पर जब मैं पुट करूंगा, यहां पर जब मैं पुट करूंगा यहां पर, तो यहां पर मैं क्या पुट करूंगा? -3, बिकॉज देयर इज अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज आप ध्यान रखना। अदरवाइज ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। क्लियर है यहां पर? V1 V2 आई बात समझ में? यस सर। दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है, V1 और V2 आफ्टर कोलिजन बॉडीज का याद रखना है, वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज A और बॉडीज B। अब इसमें कुछ सिचुएशन है बेटा। पहला सिचुएशन ये है, ये मान लो कि दोनों बॉडीज का मास इक्वल है, हो सकता है आइडेंटिकल आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया भी रहता है कि मान लीजिए कि दोनों बॉडीज का मास जो है बराबर है, अलग अलग नहीं। तो दोनों बॉडीज का अगर मास अगर बराबर होगा, मैंने स्पेशल केसेस में ले रहा हूं, और स्पेशल केस में फर्स्ट केस ले रहा हूं कि इफ मास टू मासेस आर इक्वल, यानी दोनों बॉल का मास बराबर है। अगर बराबर नहीं है, यू कैन, ये फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों बॉल का मास बराबर है, यानी व्हेन टू मासेस आर इक्वल, दोनों का मास बराबर है, तो आप क्या करोगे? M1 बराबर M2 बराबर M ले लो। अब यहां पर V1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? V1 का फॉर्मूला देखो ऊपर, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 होगा कि नहीं होगा भाई? यहां पर भी M पुट करोगे तुम, यहां पर भी M पुट करोगे ना, यस सर। तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा। समझ में नहीं आया? चलो मैं बताता हूं। V1 इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप? M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू क्या है आपका? U1 प्लस में क्या है? 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस। अब यहां पर आप इसको पूरा 0 पुट करो, तो M1 प्लस M2 पुट करोगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, हाँ सर, सिर्फ U1 रह M जाएगा। माइनस M रखोगे आप, दोनों बराबर है। तब आपका कितना हो जाएगा? V1 कितना हो जाएगा? मैं वही बोल रहा हूं ना। अब यहां पर आप V1 क्या रखोगे? 2M U2 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? M प्लस M। समझ में नहीं आया ये? सर वहां पे U1 भी तो है।
तो वो तो पूरा ही जीरो हो गया ना बेटा। अच्छा। ये जब एक वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पर, तो ये पूरा सिस्टम ही जीरो हो गया ना। नहीं समझ में आया अभी भी? समझ गई सर। किसी भी चीज को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा वैल्यू जीरो हो गया ना, उससे क्या करना। सर आ गया। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। अब v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mu2 डिवाइडेड बाई m प्लस m, क्या हो गया 2m, 2m से 2m कच गया, क्या बच गया u2। तो v1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, v1 इज इक्वल टू हो गया हमारा u2। v1 इज इक्वल टू u2, v1 इज इक्वल टू u2, यानी ए वाला किसका स्पीड ले लिया, बी वाले का। बी वाले का कौन सा, पहला कोलिजन से पहले वाला। देखो v1 वाले का स्पीड, v1 वाले का स्पीड कौन ले लिया, u2 ले लिया। v1 ये वाला बॉल जो है इसका स्पीड को पकड़ लिया। अच्छा सिमिलरली अगर मैं v1 निकालू, ये तो कौन निकाला, मैं v1 निकाला, अगर मैं v2 निकालू तो v2 भी तो ऐसे ही आ जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू क्या पुट करोगे बताओ, v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v2 इज इक्वल टू पुट करोगे आप क्या, देखो v2 यहाँ पर भी ये वाला तो जीरो हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2m1u1 बाई m1 प्लस m2। तब क्या पुट करोगे, 2m1u1 बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mu1 बाई क्या हो जाएगा m प्लस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mu1 डिवाइडेड बाई 2m, कट गया क्या हो गया u1, यानी v2 इज इक्वल टू क्या हो गया u1। इससे क्या सीखने को मिला मेरे को, इसे ये सीखने को मिला, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। इससे ये सीखने को मिला कि अगर कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन कौन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन, और दोनों बॉडीज का मास बराबर है, तो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर ले रहा है। देखो यहां v2 है तो ये u2 ले ले रहा है, और यहाँ v1 है, सॉरी ये v1 है तो ये u2 ले ले रहा है, ये v2 है तो ये क्या ले रहा है, u1 ले ले रहा है। यानी अगर इलास्टिक कोलिजन है और सेम मास है, मैं यहां कंडीशन लिया हूं, कंडीशन क्या लिया हूं, कंडीशन क्या लिया हूं, मासेस आर इक्वल। अगर बॉडीज, दो बॉडीज हैं उनमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये भी ध्यान, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और सेम मासेस हैं, देन देयर वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब ये हो गया कि ये v1 ये u1 ले लेगा और ये v2 ये u2 ले लेगा, कोलिजन से पहले वाला। यानी बी बॉल ए वाले के स्पीड को लेके भाग जाएगा और ए बॉल बी वाले के स्पीड को लेके भागेगा। जैसे हम और आप दो आदमी हैं, और मान लीजिए कि मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है मान लीजिए, और हम दोनों आइडेंटिकल हैं, मास वास शेप वेप सेम है, हम लोग मास सेम है, और हमारे अंदर हम और आपके बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो टक्कर होने के बाद मैं आपकी स्पीड लेके निकल लूंगा, आप मेरा स्पीड लेके निकल लोगे, दैट इज द इंटरचेंज। लेकिन ये इंटरचेंज कब होगा, जब दोनों का मास इक्वल होगा। अगर दोनों का मास इक्वल नहीं है, देन आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर मास इक्वल है तो देख लीजिए v1 u2 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 का मतलब पहले वाला, ए वाला का आफ्टर कोलिजन, बी वाला का बिफोर कोलिजन, बी वाला का आफ्टर कोलिजन, ए वाला का बिफोर कोलिजन। यानी मैं कह सकता हूं इफ ऑब्जेक्ट आर ऑफ इक्वल मासेस and they are undergoing elastic collision, then their velocities are interchanged। बात समझ में आ गई, बोलिए शाइस्ता बेटा। सर इसमें तो डायरेक्शन भी सेम ले आ रहा था, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो बस वहां पे नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट होगा तो भी इंटरचेंज हो जाएगा। हाँ बस नेगेटिव साइन लगेगा ना, और तो हाँ कुछ जैसे माइनस होगा, जैसे मेरी -10 मीटर पर सेकंड है, आपकी 20 मीटर पर सेकंड है, तो कोलिजन के बाद आपकी -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मेरी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मैं जो भी होगा, आपका मैं ले लूंगा, आप मेरा ले लोगे। ओके सर। बशर्ते की कंडीशन, हाँ बशर्ते की कंडीशन ये है कि हम दोनों का मास सेम है और हम दोनों इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, देन दिस कंडीशन विल बी हैपन, अदरवाइज विल नॉट। तो मैं बोल रहा हूं व्हेन सर नेगेटिव भी होगा ना जब हेड ऑन कोलिजन होगा। बोलिए। हाँ हेड ऑन कोलिजन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं आपका नेगेटिव ले, मैंने इंटरचेंज हो गया ना, टक्कर के बाद आप मेरा मैं आपका निकल लिया, बस ये समझ लेना।
ये आपको ध्यान रखना है। सही बात है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अच्छा सेकंड सेकंड ये तो पहला मैंने बताया। सेकंड है, मान लीजिए बॉल बी रेस्ट पर है, बॉल ए तो रेस्ट हो नहीं सकता। मैं कोलिजन में पहले ही आपको बोला हूं कि बॉल ए तो रेस्ट पे नहीं हो सकता भाई, बॉल बी रेस्ट पे हो सकता है लेकिन बॉल ए रेस्ट पे नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि बॉल बी रेस्ट पर है, यानी सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट पर है, तो मैं सेकंड कंडीशन ले रहा हूं। और सेकंड कंडीशन क्या ले रहा हूं, व्हेन। अच्छा इसका एक क्वेश्चन भी है, मैं करा देता हूं अभी, रुकिए। यहां पे देखिए, ये 2016 का क्वेश्चन है, नीट। अब यहां पर बताओ, यहां पर कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉल, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखिएगा जरा। टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 0.5 मीटर एंड माइनस, देखो यहां माइनस दिया हुआ है, कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन। देखो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा, सेम है, इसका मतलब मास सेम होगा। ये नहीं, आइडेंटिकल का मतलब ये होता है द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन रेस्पेक्टिवली। ए का वेलोसिटी दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, आफ्टर कोलिजन ए और बी का कितना होगा, कोई बता सकता है? ऑप्शन थर्ड। हाँ? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन, देखिए मैं क्या कर, अच्छा सिमिलरली बिफोर कोलिजन देख लीजिए, तो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन वीए कितना है, वीए नहीं लेता हूं मैं, यूए ले लेता हूं। यूए का मतलब यू होता है इनिशियल, तो यूए कितना है बताओ, 0.5। और यूबी कितना है बताओ, -0.3। अब ये कोलिजन हुआ, तो मैं क्या करूं, कोलिजन हो रहा है, सब कुछ आइडेंटिकल है, तो देयर वेलोसिटीज क्या हो जाएगा, इंटरचेंज्ड। अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो फिर उस फॉर्मूला पे आप लगाते, तो इंटरचेंज होगा, तो ये किसका वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वीबी का, और ये किसका हो जाएगा आपका V1। का। तो वीए कितना हो जाएगा, -0.3, और वीबी कितना हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 3। देखो बिल्कुल एकदम नहीं, हालांकि आप फॉर्मूला से बनाओगे तो बन जाएगा, फॉर्मूला से बनाओगे बेटा बन जाएगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो वही आएगा, ये V1 V2 जो लगाओगे ना, ये जनरल फॉर्मूला, ये वाला जो मैं फॉर्मूला बताया हूं, आप लगा के देख लेना, घर पे ट्राई करना, आपका आंसर वही आएगा। तो क्या करना है हमको, हमको जब पता है कि भाई आइडेंटिकल है, सेम मास होगा, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो इंटरचेंज कर दिया मैंने, आगे बस समझ में ना, चलिए यहां पर आ जाइए। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन बॉल बी जो है रेस्ट पर है, यानी बॉल बी जो है रुका हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज एट रेस्ट। तो बी रेस्ट पर है, इसका मतलब U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यस सर। U2 तो मेरे को 0 रखना पड़ेगा। यहां पर देख लीजिए, ऊपर जनरल देखिए, यहां पर क्या रखना पड़ेगा, टारगेट बॉल बी रेस्ट पर है, तो यानी ये वाले 0 हो गए। अब जनरल फॉर्मूला में जो है वो मैं U2 0 पुट कर दूंगा, तो U2 0 पुट कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? यस सर, आया समझ। यानी आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ा गया, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, शर्माइए नहीं। शर्माते हैं क्या आप लोग? नहीं तो सर। तो B अगर 0 है तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, U1। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू क्या है बेटा, U1 डिवाइडेड बाई क्या है, M1 प्लस M2, प्लस में क्या है बेटा, 0। 2M1 M2 है ना, 2M2 U2 डिवाइडेड बाई क्या है, M1 प्लस M2, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो बच गया क्या गया मेरा, V1 क्या बच जाएगा, V1 इज इक्वल टू मेरा बच जाएगा M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। अच्छा V2 क्या हो जाएगा, V2 कितना है बेटा, M2 माइनस M1 है ना, यस सर। V2 कितना बताया है, M2 माइनस M1 इंटू कितना है बेटा, U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, प्लस कितना हो जाएगा, 2M1 U1 बाई कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो इसमें कौन 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा।
तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m1u1 बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस। लेकिन ये कब लगेगा, कब लगेगा ये, एक जनरल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, उसी से आप क्या कर सकते हो, सभी को कन्वर्ट कर सकते हो। एक अगर आपका जनरल फॉर्मूला याद है, देन यू कैन इजिली कन्वर्ट ईच अदर। और जनरल फॉर्मूला मैं आपको एक बता चुका हूं, उसको मैं रेड, हाँ ये वाला, इसको याद रखेंगे सर ये आप। तो बोलिए सर ये बोलिए। जो जनरल फॉर्मूला है वो सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन के लिए है। इलास्टिक कोलिजन के लिए, इन इलास्टिक के लिए नहीं, इलास्टिक के लिए है और वन डायमेंशन के लिए। वन डायमेंशन का मतलब हेड ऑन हो तब या सीधे जाए तब, ठीक है ना। लेकिन ऊपर में ओके हेडिंग सर। लगा हुआ है ना, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। अभी इन इलास्टिक पे तो हम आए ही नहीं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सर अभी जो हमने निकाला उसमें V1 में M2 कैंसिल नहीं हो जाएगा? M2 क्यों कैंसिल होगा बेटा, सर ऊपर नेगेटिव M2 है, नीचे पॉजिटिव M2 है, तो फिर वैल्यू पुट करेंगे तो फिर वही होएगी ना कैंसिल होने पे। डिवीजन में है ना बेटा, तो डिवीजन में कैसे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सर, कभी कभी कंफ्यूजन हो जा रही है दोनों वैल्यू पे। यहां पर बोल रहे ना आप, यहां पे बोल रहे ना, ये वाला यस सर। डिवीजन में है ना वो, तो डिवीजन में कैसे कैंसिल होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे कह रहा बम ऑफ मास 30 kg, इट एज एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा पे, चलो मेरे को याद आ गया, अभी मैं पूछ लेता हूं आपसे। मान लो कि ये जो क्वेश्चन मैंने बोला ना, U2 0 है, U2 0 था। अब मान लो एक कंडीशन, मान लो बेटा कि आइडेंटिकल है, मतलब मासेस सेम है और U2 0 है, तब क्या होगा कोलिजन के बाद। मैं पहले बोला था ना, मासेस अगर मासेस इक्वल है और इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगा। अब यहां पर मैं भी बोल रहा हूं कि मासेस क्या है, सेम। इक्वल है, और बी जो है रेस्ट पर है, टारगेट जो है रेस्ट पर है। अब मेरे को बताओ कि कोलिजन के बाद क्या सर होगा। V1 तो U1 के बराबर हो जाएगा। हाँ। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए वाला रुक जाएगा, बी वाला उसकी स्पीड लेके निकल जाएगा। अभी भी यहाँ पे इंटरचेंज ही हो रहा है, सही बोल रहा हूं? जैसे मान लो यहां पर क्या होगा, अभी भी इंटरचेंज होता है, ए वाला रुक जाएगा, बी वाला उसका वेलोसिटी लेके निकल जाएगा। यस सर, जैसे रिले रेस में होता है। हाँ ठीक है। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कर अ बम ऑफ मास 30 kg। एक बम है जिसका मास कितना है, 30 kg है। यानी यहां पर मान लीजिए बेटा एक बम है, इसका जो मास है वो 30 kg है। कर इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में टूट गया, एक पीसेस का 18 kg, एक पीसेस है 12 kg। द वेलोसिटी ऑफ 12 kg इज 6 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मासेस। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया कोई भी कोलिजन हो या फटे या कुछ भी हो, विस्फोट हो, फटे, कुछ भी हो, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा। तो मैंने आपको एक और बात बताया था कि पीआई ऑफ द सिस्टम, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को सब मानो, जैसे बंदूक उंदूक का बताया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, तो यहां भी आप क्या कर दोगे, पीआई सिस्टम पीआई सिस्टम इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, पीएफ सिस्टम। अब इनिशियली, अच्छा इनिशियल मोमेंटम कितना है बम का, 0। 0। तो इनिशियल कितना हो जाएगा, 0। अब फाइनल कितना हो जाएगा, 2 टुकड़ा है, 18, और 18 कितना के वेलोसिटी से जा रहा है, 6 प्लस में 12, और 12 का मेरे को वेलोसिटी पता नहीं, मैं भी ले लेता हूं। सही है ना, इनिशियल तो 0 हो गया, इनिशियल बराबर फाइनल मैंने कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा, 108, 108 होगा, 18 इंटू 6, 108, प्लस में कितना हो जाएगा, 12v। अब मेरे को भी पहले निकालना है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -108/12। सही है ना भाई, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना,
यानी अगर इसको एक स्टेप में बढ़ा दूं भाई, बढ़ा देता हूं, इतना चिंता क्या कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, -108 इज इक्वल टू 12v। तो -108 बाई 12 इज इक्वल टू v हो जाएगा। अब 108 को डिवाइड कर दो 12 से, कितना आ जाएगा 9, ये कट जाएगा 9 टाइम्स, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 मीटर पर सेकेंड। अब करेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, तो मेरे को वेलोसिटी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv²। कुछ नहीं करना है, तो क्या करोगे आप, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मास कितना है बेटा बताओ, 12, और v कितना है, -9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ये कट जाएगा 6 से, तो 6 और 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा 81, तो 81 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 486। देखिए कभी भी कोई विस्फोट हो, बंदूक वाला हो, गन वाला हो, कोई ब्लास्ट हो, कोलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व से आपका आधा से ज्यादा सॉल्यूशन तो मोमेंटम कंजर्व, वो दौड़ने वाला मैंने बोला था ट्रॉली पर, कुछ भी ऐसा हो मोमेंटम कंजर्व लगा दीजिए, और मोमेंटम कंजर्व इनिशियल बराबर फाइनल कर दीजिए, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट, यहां पर दे रहा है, करा बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, collides head on with a stationary ball of double mass, सिंपल देख लीजिए, फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो, यहां पर एक बॉल का मास कितना m है, तो दूसरे बॉल का मास कितना है, 2m है, ठीक है ना। और कह रहा है ये स्टेशनरी है, यानी u2 इज इक्वल टू 0 है, u1 इज इक्वल टू कितना बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब कह रहा है डबल, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 0.5 देन देयर वेलोसिटी इज, तो यहां पर लगा दोगे ना आप, क्या लगाओगे आप, m1u1 इज प्लस m2u2 इज इक्वल टू क्या लगाओगे बेटा, m1v1 प्लस में m2v2, लगा दिया मैंने, इनिशियल मोमेंटम कंजर्व। तो m1 कितना है, m, और उसकी स्पीड कितनी है 2, प्लस में m2 कितना है 2m, और उसकी स्पीड कितनी 0, क्योंकि इनिशियली बॉल जो है रेस्ट पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, चुप चुप है, गेटिंग ना, हाँ सी हो सकता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v1 प्लस में क्या हो जाएगा 2m v2। यहां तक समझ में आ गया, m v1 प्लस 2m v2 क्यों लिया, पहला वाला बॉल का मास m है, दूसरे वाले बॉल का मास m2 है, ये बिफोर है, ये आफ्टर हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा आपका 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर भी m कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा v1 प्लस 2v2, तो यहां से m और m कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, ये हमारा जो है पहला वाला आ गया। अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज 2, तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, 2, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना है 0.5, तो 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2, तो u2 तो 0 है, तो 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि u2 0 है। अब इसको गुना कर दो, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो एक इक्वेशन मेरा ये आ गया और एक इक्वेशन मेरा ये आ गया, दोनों से बन जाएगा मैथमेटिकली कि नहीं बनेगा, बनेगा सर। दो इक्वेशन ले लेना, यहाँ पे मैं बता दूं, देखो पहला इक्वेशन क्या आया मेरा, देखो वहां पर बेटा, फर्स्ट इक्वेशन जो मेरा आया v1 प्लस 2v2, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या आया है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 1, ये देख लो, कर लो, निकल जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इज एनीथिंग रॉन्ग, कहीं पे कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है।
2v1 plus 2v2। देखना बेटा इसका कुछ सॉल्यूशन, इसका शायद है 0। सर कोई कह रहा है चैट बॉक्स में कुछ। v2 माइनस v1, हाँ हाँ हाँ, कह रहा हूँ ना, सही बात है बेटा। v2 माइनस v1 होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रहा था ना, आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा था, फ्रैक्शन में कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ भी हो जाएगा v2 माइनस v1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि v2 माइनस v1 था ना हमारा कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा मेरा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो एक तो मेरा आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1, ऊपर वाला एक ये इक्वेशन आया और एक ऊपर वाला इक्वेशन आया, तो वो आ जाएगा आपका v1 प्लस 2v2। तो ये हो जाएगा v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2। तो ये इसको ऐड करोगे तो ये v1 और v1 कट जाएगा, v2 प्लस 2v2 कितना हो जाएगा, 3v2 इज इक्वल टू 3। तो v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/3 कट जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। v2 आ गया मेरा 1 मीटर पर सेकेंड, तो v2 में जब मेरा आ गया तो मेरा v1 भी आ जाएगा। v2 की जगह पे पुट कर दो, क्या है मेरा v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर पुट कर दो, v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 प्लस 2 v1 प्लस 2v2 है ना, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2। तो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। तो v1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी एक का आ जाएगा 0 और एक का आएगा 1। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही मैंने बनाया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला उड़ीसा वाला, ये एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, कल डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, समझ में गए? ये इसका पार्ट है, ये वाले क्वेश्चन के बाद ये पार्ट है, ठीक है ना। ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा वेक्टर के फॉर्म में, देन वी विल डिस्कस। नहीं बनेगा तो टुमारो डिस्कस करेंगे। अब आता है बेटा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो आते हैं 1 डायमेंशन से ही आते हैं, मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आपका 1 डायमेंशन से ही आता है। 2 डायमेंशन से एग्जाम में, वो भी आपको नीट के एग्जाम में, सीबीएसई में 1-2 बार आ भी चुका है, नीट के एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि 2 डायमेंशन से आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, पेपर में बनाए, लेकिन ऐसे अगर नॉर्मली हम पेपर को जब एनालिसिस करते तो 2 डायमेंशन से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ये नॉट इंपॉर्टेंट। इसको हम ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, तो इसमें क्या होता है ना कि मान लो कोई बॉडी है बेटा, ये ए है और इसका मास m1 है और ये u1 से जा रहा है। ये भी बॉडी बी है, इसका मास m2 है और ये u2 के वेलोसिटी से जा रहा है। ये बिफोर कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन ये दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, अब चिपकने के बाद क्या हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। और उसके बाद मैं आफ्टर कोलिजन डायरेक्टली बना देता हूँ। तो यहाँ बॉल ए हो गया, इसका मास m1 हो गया, ये मान लीजिए v1 से जा रहा है, और ये बॉल बी है, इसका मास m2 हो गया और ये कितने से जा रहा है, v2 से जा रहा है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो भाई, इन इलास्टिक कोलिजन है तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रहा बेटा। यस सर, मैं भी वही सोच रही क्या हो गया। अभी नहीं शो हो रहा था कि पहले से शो नहीं हो रहा है? अभी सर जस्ट आप ये इलास्टिक कोलिजन समझा रहे थे। 1 मिनट रुक जाइए। अब सही है? यस सर। अब यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, एक चीज नहीं है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन अगर है तो मेरा ये तो कंजर्व है ना, मोमेंटम तो कंजर्व है भाई। तो मोमेंटम कंजर्व है तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, m1 u1, अब प्लस में क्या लगाओगे m2 u2,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा M1V1 प्लस में क्या लगाओगे M2V2। ये तो लगा सकते हैं भाई। हाँ, इन इलास्टिक में मैं काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व लगा सकता हूं, लेकिन यहां तो मैं लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं सर। अब इसमें इसमें एक आता है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि बॉडीज कोलाइड होने के बाद चिपक के जाती है। तो चिपक के जाने का मतलब क्या हो गया, अब वो अलग अलग वेलोसिटी से तो नहीं जा सकती है, कि जा सकती है भाई। अगर कोई चीज चिपक के जा रही है, मैं अगर ऊपर में लिख देता हूँ, इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको फिर वो कर दूंगा, मतलब एक पेज है खाली, हाँ मतलब मैं इसको अरेंज कर दूंगा नोट भेजने के टाइम। अगर मैं कहूं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो आप वो लगा दो, जनरली क्वेश्चन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का आता है। तो अगर मैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलूं तो मैं बोलूंगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉडीज जो है कोलिजन के बाद चिपक के जाती। जैसे ये मान लो बॉडीज ए था, इसका मास m1 था, ये u1 से वेलोसिटी से जा रहा है। ये बॉडीज जो बी है, इसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये बिफोर कोलिजन हो जाएगा। लेकिन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ये m1 दोनों है, अब ये कंबाइंड में जाएंगे। तो कंबाइंड में जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी को क्या मान लो, v मान लो, यानी ये दोनों कंबाइंड में जाएंगे। अब क्या लगा सकते हो, बिफोर कोलिजन क्या लगाओगे, m1u1 प्लस में क्या लगाओगे m2u2 इज इक्वल टू क्या लगाओगे m1v प्लस में क्या लगाओगे m2v। दोनों की स्पीड चिपक के जाना मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो कंबाइंड होके जाएगा। तो अगर कंबाइंड वेलोसिटी वो निकालना है तब क्या लगाओगे m1u1 प्लस में क्या लगाओगे बेटा m2u2 इज इक्वल टू v कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m1u1 प्लस में m2u2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। इस वेलोसिटी से जाएगी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर निकालने के लिए आएगा तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर ली, क्योंकि इसमें तो लॉस होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में तो लॉस होगा और इलास्टिक कोलिजन में लॉस नहीं होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसको मैं अरेंज कर लूंगा यहां पर, मतलब लिखा दूं। यहां पर हो गया एक जनरल इन इलास्टिक कोलिजन हो गए। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं। अगर मेरे को क्वेश्चन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम का माइनस क्या करोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस में 1/2 m2u2 स्क्वायर माइनस कर दो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस में 1/2 m2v2 स्क्वायर। आ गया बात फिर। अब परफेक्टली होगा तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। आगे बात समझ में ना। अब यहां पर फाइनली एक चीज बता देता हूं आपको, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जो मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनिशियली क्या होता है 2 डायमेंशन का मतलब जिसको ऑब्लिक कोलिजन होता है कि जब बॉडी टक्कड़ हो रही है तो टक्कड़ होने के बाद वो स्कैटर्ड हो जाती है, यानी बिखर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो एक बॉडी है, इसका मास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से जा रही है। फिर ये बॉडी b है, इसका मास m2 है और ये कितना u2 वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? फिर हैंग कर गया। नहीं सर दिख रहा है। अब यहां पर जब ये बॉडी आया, कोलाइड किया, कोलाइड होने के बाद ये बॉल ऐसे चला गया, पहला वाला बॉल ऐसे चला गया और दूसरा वाला बॉल ऐसे चला गया। अब ये देख रहे हो ना, ये ऐसे जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। ये मान लो मेरा m1 था, ये v1 से जा रहा है और ये मेरा m2 है, ये v2 से जा रहा है। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं, थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको, तो ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो इस एंगल को अब क्या मान लीजिए थीटा और इस एंगल को अब क्या मान लीजिए फाई। ये अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। क्वेश्चन में अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। बस थोड़ा सा जानकारी ले लो कि बाय द वे आ जाए। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, मतलब नहीं आते, सिंपली नॉट सो इंपॉर्टेंट। बस 1 डायमेंशन वाला याद रखिए, बट बाय द वे सिलेबस में तो। अब क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे तुम, यानी अगर इसको तोड़ोगे इधर तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा m1v1 cos थीटा
और इधर क्या हो जाएगा, m1v1। बोलो मम्मी। सिमिलरली इसको तोड़ोगे तो इधर क्या हो जाएगा, v2 को m2v2 cos फाई, और इधर क्या हो जाएगा, अब एक बार आप एक्स एक्सिस में लगाओगे और एक बार आप वाई एक्सिस में लगा दोगे, बात खत्म। एक्स एक्सिस में अगर लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एलोंग एक्स एक्सिस लगाओगे, तो एलोंग एक्स एक्सिस अगर आप लगाओगे, एलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर आप एक्स एक्सिस में लगाओगे तो क्या लगेगा, m1u1 प्लस में क्या हो जाएगा m2u2 इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप, m1v1 cos थीटा प्लस में क्या लगाओगे m2v2 cos फाई, है ना। और एलोंग वाई एक्सिस अगर मैं लगाऊं, ये बिफोर है और ये आफ्टर कोलिजन है। एलोंग वाई एक्सिस अगर मैं लगाऊं तो वाई एक्सिस में बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है, कोई बता सकता है? वाई एक्सिस में कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है, था ही नहीं, 0 है। 0। वो तो एक्स एक्सिस, वो तो टकराने के बाद ऐसे किया हुआ है, टकराने से पहले तो वो एक्स एक्सिस में था, तो कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अब क्या पुट करोगे, m1v1 साइन थीटा माइनस, माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि m2v2 साइन थीटा नीचे है, निगेटिव में ना, देख लो इस ये एक्स एक्सिस में था, यहां देखो ये बेटा एक्स एक्सिस में है तो कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्सिस में ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो आप क्या लोगे m1v1 साइन थीटा और क्या लोगे माइनस m2v2 साइन फाई, बस ये लग गया। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा m2v2 साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1v1 साइन थीटा। और एक और बात याद रखिएगा, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ये दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री होगा, अगर परफेक्टली है तो, अदरवाइज परफेक्टली नहीं है तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। यस सर। थोड़ा दुनिया का बस ये 2 क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको, ये लीनियर मोमेंटम पे बन जाना चाहिए, तो ये भी मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं और ये भी मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। सर ये शेयर कर देंगे ना हम ग्रुप पे? अभी शेयर कर दूंगा जस्ट थोड़ी देर के बाद, ठीक है सर। ठीक है। अब बताइए, आप किसी को कोई डाउट है किसी से रिलेटेड तो यू कैन आस्क। नहीं सर, सब कुछ क्लियर है। एनीबॉडी? अच्छा, एक और